हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। सबसे पहले तो आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। और मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जब शुरुआत किया था यूट्यूब का तो मैं सिर्फ 1,000 सब्सक्राइबर तक सोचा था। और उसके बाद मैं कभी सोच नहीं सकता था कि आप 25,000 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुँचाएँगे। तो इस चैनल के लिए सबसे पहले इस बात के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो पुराने हैं, जो लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे ही अपना प्यार भरोसा बनाए रखिए मुझ पे। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके भरोसे पे खड़ा उतरता रहूँगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइनिंग सरदार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जो कि मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। हो सकता हूँ मैं आज ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकूँ, क्योंकि मेरा टारगेट रहेगा आज कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करूँ। तो उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा हर क्वेश्चन का। बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी कभी बना दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल पोर्शन ही हम लोग कवर करेंगे। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये ईसीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड का ही एक सब्सिडरी है एमसीएल या डब्ल्यूसीएल, शायद उसी का है। तो टेक्निकल पोर्शन ही हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ईसीएल का एग्ज़ाम में कोल इंडिया का जो भी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछने वाला है। आपको भी पता होगा ये बात टेक्निकल पोर्शन में। तो चलिए हम लोग उसी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग आज सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्रेटिस इज सूटेबल फॉर ड्रिलिंग वाइल अप्रोचिंग वाटर लॉक्ड अंडरग्राउंड वर्किंग। यानी कोई अंडरग्राउंड वर्किंग में आप पहुंच रहे हैं, उस कंडीशन में कौन सा इनमें से ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बेसिकली मशीनरी से क्वेश्चन है और मशीनरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला बोला है ऑगर ड्रिल, हैंडहेल्ड इलेक्ट्रिक ड्रिल, बर्न साइड बोरिंग मशीन या नन ऑफ दीज। तो थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ चारों का। देखिए, सबसे पहले तो हैंडहेल्ड इलेक्ट्रिक ड्रिल, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिक ड्रिल होता है। अगर वाटर लॉक्ड एरिया के सामने इसका इस्तेमाल करेंगे तो समस्या हो जाएगा सर, क्योंकि तार है, कट गया है तो भैया बिजली का झटका लग सकता है। ऑगर ड्रिल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होल करता है, जिसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है बर्न साइड बोरिंग मशीन। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको भी पता होगा, घर में जब चापाकल आप लगाते हैं तो चापाकल में बोरिंग कराना पड़ता है। इसीलिए जब कभी भी वाटर लॉक्ड एरिया या वाटर वाला स्टार्टा, वाटर बियरिंग स्टार्टा या पानी वाला कुछ करते हैं तो हम लोग को बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। बर्न साइट बोरिंग मशीन का एक वोलायस A500 करके भी आता है, उसी का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ जॉइनिंग रॉप इज नॉन एज रॉप स्टिचिंग, रॉप वल्कनाइजिंग, रॉप स्टेचिंग या रॉप स्लाइसिंग। तो हल्का हल्का आइडिया दे देते हैं। सबसे पहले रॉप स्टिचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता देता हूँ आपको। जहाँ पे बेसिकली कमज़ोर स्टार्टा होता है, यानी सेल कमज़ोर सेल का स्टार्टा होता है या कमज़ोर स्टार्टा होता है, उस जगह पे रूप को ना सी दिया जाता है, पूरा का पूरा स्टिच कर दिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए यू अगर रूप है, ठीक है, तो रूप में हम लोग जो दोनों कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर पे 45 डिग्री पे 1.5 मीटर लंबा होल करते हैं। दोनों कॉर्नर पे 45 डिग्री पे 1.5 मीटर लंबा होल करेंगे। ठीक है। इसके बाद बाकी बीच में सेंटर पे जितना ज़रूरत हो उतना हम लोग 1.5 मीटर का होल करेंगे। सेंटर वाले सभी में जे बोल्ट लगाते हैं और सीमेंट ग्राउट से उसको टाइट कर देते हैं। इसके बाद एक रस्सा लेते हैं, हॉलिज का पुराना रस्सा, जिसका 20 से 22 mm डाया होता है, और उस रस्सा को हम लोग घुसा के इसमें से पार करते हैं और पूरा का पूरा रूप को स्टिच कर देते हैं, सी देते हैं। इसीलिए इसका नाम है रूप स्टिचिंग। ठीक है ना। इसका अगर बात करेंगे कि चौड़ाई कितना होता है, लंबाई कितना होता है, तो 1.5 मीटर का होल 45 डिग्री वाला, फिर 1.5 मीटर का होल दोनों कोना वाला, और जो गैलरी का चौड़ाई होता है, ठीक है, वो टोटल इसका उतना साइज का रस्सा रखा जाता है। बेसिकली हॉलेज वाला रस्सा, पुराना रस्सा का उपयोग करते हैं। देन आता है रॉप वॉल्कनाइजिंग। ये थोड़ा अलग पद्धति है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हीट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, गर्म करते हैं तार को, और गर्म करने के बाद फिर उसको रिपेयर करने का, ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये माइनिंग सेक्टर में यूज़ नहीं होता है, ये मशीनरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। एक है रॉप स्टिचिंग। ठीक है। तो रस्सा को खींचा जाता है गर्म करके, जैसे हम लोग बताए थे वाइंडिंग, अगर आप देखे होंगे वीडियो तो उसमें बताया था कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर होता है। ठीक है। तो उसको गर्म करके ठंडा करके बाद में खींचा जाता है, तो वो सब तरीका है। और एक है रॉप स्प्लाइसिंग। रॉप स्प्लाइसिंग मतलब दो रस्सा को जोड़ा जाता है आपस में। तो जॉइनिंग ऑफ रॉप को हम लोग रॉप स्प्लाइसिंग कहते हैं। दो रस्सा को जोड़ा जाता है, अलग अलग कोर मिला के उसको ज्वाइंट किया जाता है। अगला सवाल है, P5 एक्सप्लोसिव आज यूज्ड फॉर प्री कट ब्लास्टिंग, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, ओवरबर्डन ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग। ये आपको आंसर पता ही होगा। पॉज कर करके आंसर मन में कमेंट जरूर कीजिएगा।
ठीक है। तो ये सॉलिड ब्लास्टिंग उसका हो जाएगा। प्री कट ब्लास्टिंग क्या होता है आपको पता है, ठीक है। जब से आपका पूरा फेस होता है तो उसमें हम लोग अंडर कट वगैरह करते हैं, साइड कट देते हैं, बीच वाला कट देते हैं, कोई भी अलग कट देते हैं ब्लास्टिंग से पहले, तो उसको हम लोग प्री कट ब्लास्टिंग कहते हैं बेसिकली, है ना। इसके बाद ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में तो अलग अलग मेथड यूज़ किया जाता है, आपको पता है डीफोल्ड ड्रिलिंग होता है, एक नॉर्मल वाला भी होता है, ठीक है। तो वो सब है। अब ओवरबर्डन ब्लास्टिंग भी किया जाता है बेसिकली, मतलब जब ओवरबर्डन बनाते हैं उससे पहले पूरा जो सरफेस होता है उसको रिप करने के लिए 1.5 से 2 मीटर लंबा होल करके उसको ब्लास्ट किया जाता है, तो ओवरबर्डन ब्लास्टिंग उसको सिंपली हम लोग कहते हैं। और लास्ट है सॉलिड ब्लास्टिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड ब्लास्टिंग। अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑथराइज्ड टू डेजिग्नेट द वर्कमैन इंस्पेक्टर इन कंस्टिट्यूशन कंसल्टेशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द माइंस, है ना। माफ़ कीजिएगा, सुबह से क्लास ले लेके थोड़ा हालत टाइट है, तो थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है कि भैया बताइए कि वर्कमैन इंस्पेक्टर को जो डिज़ाइन किया जाएगा कौन ऑथराइज़ करेगा, है ना। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो चुनता है वर्कमैन इंस्पेक्टर को, उसको कौन ऑथराइज करेगा? डीजीएमएस ऑथराइज करेगा, माइंस का फॉरमैन ऑथराइज करेगा, ऑनर एजेंट ऑथराइज करेगा, या कौन ऑथराइज करेगा? तो देखिए बेसिकली रूल नंबर 29, माइंस रूल का बात कर रहा हूँ मैं, 29 का क्यू, उसमें दिया हुआ है कि एजेंट, ऑनर और मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये शायद पहले वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको मैनेजर टिक करना पड़ता, बट अभी के हिसाब से यही है, अभी के हिसाब से है एजेंट, ऑनर और मैनेजर, ठीक है। 29 क्यू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रूप बोल्ट इज डेस्टेड फॉर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टू नो द एफिशिएंसी ऑफ सपोर्ट। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है भाई साहब? आपको एंकरेज टेस्टिंग पता होगा कि जितना भी रूप बोल्ट होता है उसका 10% में एंकरेज टेस्टिंग किया जाता है, उसमें अलग अलग वेट कैपेसिटी पता चलता है कि कितना वजन कितना कितना टाइम में ले रहा है, उसका डाटा एनालिसिस किया जाता है, उसको बोलते हैं एंकरेज टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है? तो उसी में से 1%, मतलब मान लीजिए 100 गो रूप बोल्ट है, उसमें से 1 रूप बोल्ट में वजन डालते रहेंगे, नापते रहेंगे, डालते रहेंगे, नापते रहेंगे, डालते रहेंगे, नापते रहेंगे, तब तक वजन डालेंगे जब तक कि रोडवा कबड़ के हमारा हाथ में नहीं आ जाए, ठीक है। तब तक हम लोग उस पर वजन डालते रहेंगे, उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मतलब जो रूप बोल्ट होगा वो कबड़ के, उसका जो रॉड होगा वो उखड़ के मेरे हाथ में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। बेसिकली हाथ में नहीं आ जाएगा, नीचे गिर जाता है, ठीक है। चल, तो ये है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसमें हम लोग 1% पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड हैज बीन स्टिपुलेटेड इन CMR 2 100 का ए, 300 का ए। तो बेसिकली रेगुलेशन नंबर 100 में क्या है? रेगुलेशन नंबर 100 में है लोकोमोटिव, ठीक है। लोकोमोटिव वाला एक क्वेश्चन जो आता था 1 in 15 ग्रेडियंट वाला, याद होगा आपको। तो लोकोमोटिव है रेगुलेशन नंबर 100 में, और 100 का ए में वही चीज़ है भाई साहब, लोकोमोटिव के बारे में भी दिया हुआ है। रेगुलेशन नंबर 103 का बात करेंगे तो फेंसिंग और गेट्स के बारे में दिया हुआ है। 103 का ए में भी फेंसिंग और गेट्स के बारे में ही दिया हुआ है। तो इसका आंसर इसमें नहीं मिलेगा। क्यों इसमें नहीं मिलेगा? क्योंकि 1957 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है काफ़ी। बट इसका आंसर एक्चुअली में क्या होता है मैं बता देता हूँ, 113 हो जाएगा, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 113 आप जब निकालिएगा तो उसमें क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है, बोर्ड और पिलर प्रणाली से भिन्न पद्धति से कोयला निकालना, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा एक बार आप। अगला क्वेश्चन है, द ऑप्टिमियम ग्रेडियंट ऑफ होल रोड फॉर बेटर सेफ्टी इज। ऑप्टिमियम ग्रेडियंट क्या होना चाहिए बेटर सेफ्टी के लिए होल रोड का? 1 से 4 डिग्री, 5 डिग्री से 9 डिग्री, 10 डिग्री से 19 डिग्री, ये ग्रेटर देन 20 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली 5 से 9 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्टिमियम ग्रेडियंट का बात किया है, यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं बोला है। यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, अगर होल रोड का सिर्फ ग्रेडियंट बोलता तो हम बोलते भैया 1 in 16 जो है होल रोड का ग्रेडियंट होना चाहिए। अगर होल रोड का रेम का ग्रेडियंट बोलता है, जो कि बेंच को मिलाता है आपस में, तो उसमें 1 in 10 बोलते हैं हम, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्टिमियम ग्रेडियंट का बात कर रहा है, तो उसका एक रेंज होता है 5 डिग्री से लेकर के 9 डिग्री तक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वाइंडिंग रॉप एज। बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें वाइंडिंग रस्सा का, तो बेसिकली 10 होता है, ठीक है। इसके बाद जो थ्रेडेड पोर्शन होता है सस्पेंशन गियर का, है ना, उसका भी 10 ही होता है बेसिकली। और थ्रेडेड पोर्शन सस्पेंशन गियर का 15 होता है। बेसिकली सस्पेंशन गियर का बात करेंगे तो भी 10 होता है, वाइंडिंग रस्सा दोनों का भी 10 होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने डिटेल में सबको समझा दिया था, और वो वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय ब्लैक डायमंड माइनिंग ऐसा कुछ लिख के सर्च कर दीजिएगा, यूट्यूब में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम लेंथ ऑफ कॉगिंग स्लीपर दैट इज यूज्ड एज ए मेंबर ऑफ कॉग इच। मतलब बोला गया है कि कम से कम लंबाई कितना होना चाहिए
कॉगिंग स्लीपर का, जिसको हम लोग कॉग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 1/2 मीटर है, ठीक है। 1/2 मीटर, एक दो बार और अलग अलग वैकेंसी में ये पूछा है तो ध्यान रखिएगा। 1.2 मीटर होता है कॉगिंग स्लीपर का लंबाई। कॉगिंग स्लीपर क्या होता है भाई साहब? जो क्रिस क्रॉस मेथड पे आप कॉग बनाते हैं। अगर कॉग नहीं देखे हैं तो चिता देखे होंगे, ठीक है। तो नहीं देखे तो यूट्यूब में देखिएगा चिता कैसे सजता है। तो बेसिकली जैसे चीता सजाया जाता है ना, बस उसी तरह से इसको क्रिस क्रॉस मेथड में रखा जाता है, ठीक है। चारों कोना पे एक एक ठो खूंटा गाड़ा जाता है ना। जब चीता गाड़ा जाता है तो खूंटा भी गाड़ा जाता है, तो इसको बेसिकली कहते हैं कॉर्नर प्रॉप। साइड में जो खूंटा गाड़े हैं, है ना, तो उसको कॉर्नर प्रॉप बोलेंगे। बाकी ये सब जितना भी है ये सब है कॉगिंग स्लीपर। तो कॉगिंग स्लीपर का जो लंबाई होता है वो 1.2 मीटर होता है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा है कई बार। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट शुड बी यूज्ड फॉर फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ एरिया ऑफ डेवलपमेंट वर्किंग। मतलब बोला गया है कि अगर फ्रेशली एक्सपोज्ड एरिया है, डेवलपमेंट वर्किंग चल रहा है ना, ग्रीन रूफ है, तो उस कंडीशन में इनमें से कौन सा सपोर्ट लगाना सही रहेगा, ठीक है। स्क्वायर सेट चौक, टिम्बर प्रॉप, ट्रायंगुलर चौक या फुल कॉलम ग्राउटेड बोल्ट। तो देखिए बताते हैं। स्क्वायर सेट चौक शुरू में नहीं लगाया जाता, ये जनरली डिप्लरिंग में लगाया जाता है, डेवलपमेंट पे आपको नहीं मिलेगा, या तो गैलरी में लगाया जाता है जहाँ पे वजन ज़्यादा पड़ रहा है। टिम्बर प्रॉप आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर फेस के पास आप प्रॉप लगा दिए हैं तो काम करने में बहुत समस्या होता है। प्रॉप को जनरली आप गैलरी में लगाते हैं, ओल्ड वर्किंग वाला जो गैलरीज है वो सब जगह पे लगाते हैं। ये कन्वेंशनल सपोर्ट है, इसलिए जनरली हम इसको यूज़ जनरल जगह पे करते हैं, फेस में नहीं कर सकते हैं। ट्रायंगुलर चौक का बात करेंगे तो ट्रायंगुलर चौक जैसा ही रहता है, स्क्वायर सेट चौक जैसा ही रहता है, बस इसका थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप का शेप हो जाता है। तो इसको भी हम लोग नहीं यूज़ करते हैं भाई साहब। फेस में अगर हम चौक लगा देंगे तो फिर आने जाने में बड़ा समस्या हो जाएगा हमको, आधा जगह तो वही टेक लेगा, तो थोड़ा सा जगह में आएंगे जाएंगे तो एसडीएल कैसे पार होगा भाई, है ना। रूफ बोल्टर है वो सब कैसे जाएगा। इसके लिए फुल कॉलम ग्राउटेड रूफ बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो रूफ बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड टू ब्रेक द मीथेन लेयरिंग। ऑप्शन बोला है इंक्रीज्ड एयर वेलोसिटी, वेंचुरी ब्लोअर, मीथेन प्रॉब, वाटर स्पेयरिंग। मतलब बोला गया है कि कौन सा मेथड को अडॉप्ट किया जाता है मीथेन लेयरिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है, मीथेन लेयरिंग को तोड़ने के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले बोला गया है इंक्रीज्ड एयर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आप देखिएगा यहाँ पे मीथेन लेयरिंग का बात किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड टू ब्रेक द मीथेन लेयरिंग। एयर वेलोसिटी, वेंचुरी ब्लोअर, मीथेन प्रॉप, वाटर स्पेयरिंग। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, काफ़ी आसान है। अगर आप जीटी का पढ़ाई वढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा ठीक है, कि मीथेन लेयरिंग को हटाने का क्या तरीका है, कैसे हम हटा सकते हैं उसको, ठीक है। तो चैट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, सॉरी क्लास करा करा के चैट का आदत हो गया। कमेंट में बताइएगा कि 36 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। एज पर CMR द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्पेक्शन टू बी डन बाई माइनिंग सरदार इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रोडवेज एंड अदर वर्किंग प्लेसेस एट विच पर्सन्स आर इंगेज्ड एंड रिक्वायर्ड टू एक्सेस इच। मतलब बोला गया है कि जितना भी इंस्पेक्शन किया जाता है, कम से कम कितना इंस्पेक्शन होना चाहिए, जितना भी रोडवे है या वर्किंग प्लेसेस है माइनिंग सरदार के द्वारा। तो रेगुलेशन नंबर 129 अगर आप पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिलेगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 या नॉट सूटेबल, ऐसे कुछ। तो मैं आपको बताता हूँ। शुरू का 2 घंटा जब माइंस में आप नौकरी करने जाते हैं, जब ज्वाइन किए हैं, मतलब जब हाजिरी बना के माइंस में गए हैं, तो शुरू का 2 घंटा के अंदर में पहला जांच करना है आपको घूम घूम के। उसके बाद हर 4 घंटे के इंटरवल पे जांच करना है, ठीक है। तो आप खुद जोड़िए, 2 और 4 हो गया 6। इसके बाद अगला 4 घंटा के अंदर में आपको जांच करना होता है। तो बेसिकली 2 बार तो आप जांच कर ही रहे हैं। तीसरा जो जांच है ना, वो आपको करके ही जाना पड़ता है। रिपोर्ट लिखने से पहले जांच करके ही जाना पड़ता है। तो इसका 2 नहीं होगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 3 हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि 6 घंटे के बाद बाकी का जो 2 घंटा बचा है उसमें भी आपको एक बार जांच करना पड़ता है ना। तो इसीलिए इसका 3 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है इन अंडरग्राउंड माइंस एयर शुड नॉट कंटेन ऑक्सीजन लेस देन। बेसिक सा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज अंडरग्राउंड माइंस में कितना से कम नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 153 में क्लियरली मेंशन है। इसका ऑप्शन भी नहीं
देखना है, डायरेक्ट 19 को टिक कर देना है, कम से कम 19% होना चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, अगला सवाल है व्हेन स्टेमिंग इज इनसफिशिएंट देन देयर इज ए चांसेस ऑफ, अगर स्टेमिंग सही से नहीं किया जाए तो इनमें से क्या हो सकता है? एक्सेसिव वाइब्रेशन, ओवर ब्रेकेज ऑफ कोल, हाई प्रोवाइडर फैक्टर या फिर ब्लॉन आउट शॉट। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेसिव वाइब्रेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब उसमें आप सही से स्टेमिंग किए नहीं है तो बारूद सीधा फाड़ के बाहर निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉन आउट शॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉन आउट शॉट। अगला सवाल है व्हाट ड्रिलिंग पैटर्न इज प्रीफर्ड इन अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस में इनमें से कौन सा पैटर्न प्रीफर किया जाता है? कुछ चीज़ें बता देते हैं। देखो, फैन कट और वेज कट जो है ये सॉलिड ब्लास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो ज़्यादातर जो माइंस है उसमें यही दोनों फेस इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये दोनों को तो रखना है साइड में, बाकी जो दो है उसको कट कर देना है। ठीक है, बेसिकली कॉर्मन कट क्या होता है, ये सब जब सुरंग वगैरह बनाते हैं माइंस में, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग कॉर्मन कट इस्तेमाल करते हैं। बड़ा बड़ा सुरंग बनाने के लिए पत्थर का होता है तो काटने में बड़ा समस्या होता है, तो कॉर्मन कट बनाते हैं, जिसका पिरामिड कट से मिलता जुलता है कॉर्मन कट। ठीक है, इसके बाद एक है ड्रैग कट। ठीक है, तो ड्रैग कट क्या है, छोटा मोटा अगर ड्रिफ्ट बना रहे हैं, स्टेपल पिट वाला या नॉर्मल ड्रिफ्ट बना रहे हैं तो ड्रैग कट का इस्तेमाल करते हैं। और फैन कट और वेज कट जो है इसको सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? ठीक, प्रेफरेंस दिया जाता है वेज कट को, फैन कट के जगह पे वेज कट को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वेज कट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलेज रिक्वायर्ड टू पैरेलल ट्रैक साइड बाय साइड। इनमें से कौन सा हॉलेज में दो पैरेलल साइड बाय साइड चाहिए होता है, मतलब दो ठो ट्रैक चाहिए। ठीक है, और कम से कम दो पैरेलल साइड बाय साइड ट्रैक चाहिए होता है। तो ट्रैक के बारे में हल्का इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। जो दोनों पटरी के बीच का गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेल गेज या आपका ट्रैक गेज। ये होता है 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर। दो पटरी के बीच का गैप होता है 1 मीटर। ठीक है, पटरी और दीवार के बीच का, पिलर का बीच का गैप होता है 1 मीटर। अगर पटरी के बगल में कोई सामान रखा हुआ है तो कम से कम 1.2 मीटर होता है। ठीक है, और मैक्सिमम अगर मान लीजिए पटरी है, पटरी के बगल में कोई ट्रैवलिंग रास्ता आप चला रहे हैं तो उस कंडीशन में जो गैलरी का चौड़ाई होगा कम से कम 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे डबल वाला बोला है तो ये हो जाता है एंडलेस हॉलेज। एंडलेस हॉलेज में दो पटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में सिंगल पटरी का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में एक और तरीका होता है डबल ड्रम वाला। उस कंडीशन में सिंगल सिंगल अलग अलग जगह से आता है, एक ही जगह पे नहीं बिछाया जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन अगला पे, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एज पर माइनिंग रेगुलेशन फॉर एवरी शाफ्ट एक्सीडिंग 100 मीटर डेप्थ एंड होस्ट ड्यूरिंग होस्टिंग ऑफ मैन द स्पीड शुड नॉट एक्सीड। जो बोला गया है कि भैया माइनिंग ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं 100 मीटर से ज़्यादा डेप्थ हो गया, गड्ढा हो गया आपका शाफ्ट, तो उस कंडीशन में जो रस्सा होगा, ठीक है, माने वाइंडिंग कर रहे हैं, उसका स्पीड कितना होगा। ठीक है, आदमी वाला अगर है तो यहाँ पे बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन कुछ और भी पॉइंट स्पीड से रिलेटेड, जब ड्रम होता है, ड्रम में 2 बार रस्सा लपेटेंगे, उसके बराबर का दूरी बचा रहा है सरफेस से। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इसका स्पीड होता है 1.2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाता है। बाकी जनरली अगर बात करें तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर हॉट एंड डीप माइंस। अगर कोई माइंस बहुत डीप है, बहुत गहरा है, हॉट है, तो उस कंडीशन में उसमें एक्सेशनल वाला यूज़ किया जाता है, डिसेशनल वाला यूज़ किया जाता है, एनी वन ऑफ द टू या बोथ। तो इसका आंसर बेसिकली हो जाएगा डिसेशनल वाला। ठीक है, अगर हॉट है, गर्म है, डीप माइंस है, तो उस कंडीशन में डिसेशनल यूज़ किया जाता है, असेशनल नहीं यूज़ किया जाता है। अगर आपको क्लियर करना है वेंटिलेशन का बहुत सारा टर्मिनोलॉजी तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये सब आपका रिकमेंडेशन वाला ही वीडियो है। आप ही लोगों के कहने पे मैं ऐसे वीडियो बहुत सारा बना रहा हूँ, तो लगातार कमेंट करते रहिएगा। हो सकता है आप मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, बट मैं आपका कमेंट देखता हूँ, मैं उस पर वीडियो भी बनाता हूँ। अगला सवाल है व्हाट इज़ द मैक्सिमम सूटेबल हॉलेज डिस्टेंस फॉर एसडीएल टू गिव बेस्ट परफॉर्मेंस। एसडीएल का कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे? अप टू 25 मीटर ऑफ हॉल लेंथ, 50 मीटर ऑफ हॉल लेंथ, 75 या 100। तो इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा 25 मीटर।
हॉल लेंथ जो होगा वो 25 मीटर जब मैक्सिमम रहेगा अब उतना तक, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम दे पाता है, ठीक है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। अगला सवाल है ऑप्टिमियम रेट ऑफ स्टोन डस्टिंग इन अंडरग्राउंड कोल माइंस इज। ऑप्टिमियम जो रेट है स्टोन डस्टिंग का अंडरग्राउंड माइंस में क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है आपके सामने कि 1 kg पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, 2.5 kg ऑफ पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, 5 kg या 10 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 kg पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये नहीं बोला है कि एक सेल्फ में कितना मीटर के हिसाब से रखते हैं तब एक मारते आप, या 30 किलो वाला ऑप्शन देता तब मारते। यहाँ पे आपको ऑप्टिमियम रेट पूछा है स्टोन डस्टिंग का। ये शायद आपको वेंटिलेशन वाला चैप्टर में मिल जाना चाहिए, वेंटिलेशन से पहले जो चैप्टर है डस्ट वाला उसमें मिल जाएगा रेगुलेशन में। तो 2.5 kg पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। माइनिंग सरदार विल नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ शॉर्ट फायरर व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग अंडर हिज चार्ज इज अंडरग्राउंड विल बी। मैंने बोला गया है कि एक माइनिंग सरदार जो है वो शॉर्ट फायरर का ड्यूटी नहीं निभाएगा अगर इससे ज़्यादा व्यक्ति काम करता है तो, ठीक है, उस कंडीशन में शॉर्ट फायरर का ड्यूटी नहीं निभाएगा, है ना। तो यही बोला गया है, मतलब ऐसा है कि शॉर्ट फायरर कंडीशन में अलग अलग रहेगा। तो कम से कम कितना वर्कर होना चाहिए, तो 30 होता है इसका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। बट रेगुलेशन में हो सकता है अपडेट किया हो, मैं पुराना डाटा बता रहा हूँ आपको। चलिए आते हैं रेगुलेशन नंबर 47 पे। एक क्लियरेंस बिटवीन ड्रिल होल एंड एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज शुड बी एटलीस्ट। मतलब ये हुआ कि जो होल होता है, होल के अंदर में जो आप कार्ट्रिज भरते हैं तो होल और कार्ट्रिज के बीच में जो गैप होता है वो कितना रहता है, 0.3 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। कम से कम 3 mm का गैप होना चाहिए। अगला सवाल पे आते हैं, ठीक है। ए सीम इज वर्कड एट डेप्थ, ए सीम इज वर्कड एट डेप्थ ऑफ 70 मीटर फ्रॉम सरफेस, द विड्थ ऑफ गैलरी इज 3.2 मीटर, देन द डायमेंशन ऑफ द फिलर। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो है ये है आपका डेवलपमेंट वर्किंग में, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 111 में दिया हुआ है। बड़ा ही सिंपल तरीका है पूरा का पूरा चार्ट को याद करने का, पूरा जो डाटा है उसको याद करने का। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको देखने से आपका क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। एक ट्रिक होता है जो काफ़ी पुराना ट्रिक है, काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है, एलसी काकू साहब चलाए थे उसको, तो वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन नंबर 49 का है, वाई इज इट मैंडेटरी टू रिमूव स्लिट फ्रॉम द सम्प। मतलब सम्प जो है उसमें से स्लिट यानी कि कीचड़ टाइप का जो जम जाता है, मलबा टाइप का, उसको हटाना काहे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? टू मेंटेन रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर इन माइंस, टू मैक्सिमाइज सम्प कैपेसिटी, टू मैक्सिमाइज हीट ऑफ वाटर, टू अलाउ पंप खलासी टू इंटर। देखिए तो इसका बेसिकली देखिए बताते हैं, सम्प में जनरली पंप खलासी घुसता नहीं है भैया, बाहर से काम करता है, उसको घुसना मना रहता है क्योंकि उसमें कुछ स्लिट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। टू मैक्सिमाइज द हीट ऑफ वाटर, पानी का गर्माहट को बनाए रखने के लिए, तो भैया बेतुका से बात कर रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका। टू मेंटेन रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर इन माइंस, माइंस में रेगुलर फ्लो का सम्प का कीचड़ से क्या संबंध है, कोई खास संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू मैक्सिमाइज द सम्प कैपेसिटी। अब इसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए वो बाल्टी है, वो बाल्टी में आप आधा किलो कीचड़ भर दीजिएगा, तो उसमें पानी डालिएगा तो पानी कम रहेगा ना जी, बाल्टी का कीचड़ निकालिएगा तो पानी ज़्यादा घुसेगा। बस यही चीज़ है, सम्प का कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है, अगर कीचड़ वगैरह सब हटा दिया जाए तो बढ़ सकता है कैपेसिटी। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो ये लास्ट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ लीड यूज्ड ओवर द प्रॉप ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ सपोर्ट इन अंडरग्राउंड माइंस शुड बी लेस देन। मतलब जो लीड आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब बेसिकली देखो बताते हैं यार, एक सपोर्ट एक प्रॉप लगा रहे हैं ना, तो प्रॉप के नीचे जो लगाते हैं उसको बोलते हैं फ्लैट बेस पीस, और जो ऊपर में लगाते हैं इसको बोलते हैं लीड, ठीक है। तो लीड का लंबाई के बारे में पूछा गया, बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर लंबा जो लीड होता है उसका लंबाई होता है बेसिकली, ठीक है। तो आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो गया, लंबा हो गया, 25 मिनट होने वाला है, अपलोड करने में हालत ख़राब हो जाएगा, मिडिल क्लास आदमी डाटा से ये करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्यार भरोसे बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो देखते रहिए, अभी बहुत कुछ मैं आपसे रिलेटेड लाऊंगा, ठीक है। मैं ECL से बहुत सारा वीडियोस में आपके सामने लेके आऊँगा, आप कमेंट में बनाइएगा और अपना भरोसे बना रखिए, ठीक है। आपका भरोसे के
जैसे ही आज 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।